हेलो प्यारे दोस्तों, मैं होशियारमल अपने इस यूट्यूब चैनल होशियार सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास की और हमारा टॉपिक चला था गुप्त साम्राज्य का इतिहास, या ये कहो गुप्त काल या गुप्त वंश, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग स्वर्ण काल कहा जाता है या माना जाता है। तो हमने अपने पिछले 3 वीडियो के अंदर गुप्त साम्राज्य के कुछ शासक और उसकी स्थापना कैसे हुई उसके बारे में हमने देखा। आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के इतिहास भाग 4, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था समुद्रगुप्त की विजय अभियान, उसकी उपलब्धियां, और उसके बाद में हमने शुरू किया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो कहा जाता है ना कि समुद्रगुप्त के पश्चात या बाद गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच, किसके, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के कई पुत्र थे और उसका सबसे बड़ा पुत्र था, वो था रामगुप्त। वह शासक बना, लेकिन वह योग्य नहीं था, निर्बल था, कमजोर था, जो कि शकों के आगे पराजित हो गया और उससे संधि कर ली। और यहाँ तक कहा जाता है कि अपनी पत्नी ध्रुव देवी भी उन्हें दे दी। और इसके बाद कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है और शक क्षत्रपकों को हरा करके और ध्रुव देवी को छुटा करके ले आता है, ऐसा माना जाता है, और उसके साथ विवाह कर लेता है अपने भाई रामगुप्त का वध करके। और कहा जाता है कि गुप्त वंश का शासक बन गया चंद्रगुप्त द्वितीय। ये हमने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि देवगुप्त, देवराज, देवश्री। उसने कई उपाधियां भी धारण की थी, जैसे विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज उसी से आगे बढ़ाते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जीवन परिचय, उसका इतिहास देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से 412 ईस्वी, कुछ बुकों में 415 भी दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी, पिता का नाम समुद्रगुप्त था, पत्नी ध्रुव देवी और एक कुबेर नाग इसकी पत्नी थी। पुत्री है प्रभावती, पुत्र होगा कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त, ऐसा माना जाता है। इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो समुद्रगुप्त की भी यही राजधानी थी, पाटलिपुत्र। लेकिन इसने एक दूसरी राजधानी भी बनाई थी, उज्जैन या उज्जैनी, दूसरी राजधानी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। उसके बाद आप देखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा रिलेशन बना करके, संबंध बना करके और दिग्विजय करके दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। कहने का मतलब एक महान शासक, समुद्रगुप्त का पुत्र होने के नाते ये भी एक प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक बना था। अपने पिता की तरह साम्राज्यवाद की नीति अपनाई, लेकिन इसने वैवाहिक संबंध और दिग्विजय दोनों तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ऐसा माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया था। कहने वाले वैवाहिक संबंध बनाए थे, तो कहा जाता है कि इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से
किया था, रुद्रसेन से किया था, जिसकी मृत्यु के बाद प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन हो गया वह क्षेत्र। कहने का मतलब इसने रिश्ते बना करके साम्राज्य का विस्तार किया था। कई महत्वपूर्ण रिश्ते, वैवाहिक संबंध बनाए थे। किसी को अपने पुत्री का विवाह करवा दिया, कहीं अपने पुत्र का विवाह करवा दिया, कहीं पे स्वयं का विवाह कर लिया। इस तरीके से वैवाहिक संबंध बनाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता था, शकों पर विजय प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है। उसके बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कब? शकों को पराजित करके। जब रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को यह छुटवा कर लाता है, उस समय शकों को पराजित करता है। क्षत्रप जो शक थे उनको पराजित करता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए इसे सकारी भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये सकारी भी कहलाया था, सकारी भी कहलाया था। किस गुप्त शासक को सकारी कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। और ये भी कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप ही उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और ये सकारी भी कहलाया था। तो ये बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों नोट करना। विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों को, कहने के लिए जीतने के बाद, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद। और सकारी किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का स्मरण, उसके शासन को याद स्मरण क्यों किया जाता है? याद रखना, लड़ाइयों के कारण नहीं, दिग्विजयों के कारण नहीं, बल्कि कला और साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण करते हैं। कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को इतिहास में याद इसलिए नहीं किया जाता कि उसने लड़ाई लड़ी, नहीं, इसके कारण नहीं, विजय के कारण नहीं, बल्कि कला, साहित्य, स्थापत्य के प्रति उसका अगाध प्रेम, अनुराग था, उसके कारण उसे याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, स्मरण किया जाता है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक मंडल था जिसे नवरत्न कहा गया है। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक मंडल था जिसे नवरत्न कहा जाता था। कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न थे, जिनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। और इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन सा नवरत्न था, कौन सा नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कौन सा नवरत्नों में था या कौन सा नहीं था, किसका किससे क्या संबंध था, कहने के लिए किस में वो विशेषज्ञ थे, पारंगत थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं इन नवरत्नों की बात आपके साथ साझा कर रहा हूं एक हिंदी ट्रिक के माध्यम से, जो कि एक शॉर्ट ट्रिक है। वैसे मैं बार बार कहता भी रहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिक अपने स्वयं की होती है, लेकिन ये अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे भी तैयार कर सकते हो, अपने नोट्सों में लिख सकते हो। कहने का मतलब है इसके माध्यम से जल्दी तैयार हो सकती है। एक बार आपको इसका अभ्यास जरूर करना होगा। तो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों की। विक्रमादित्य के नवरत्नों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि नवरत्न कौन कौन से थे, नवरत्न कौन कौन से थे। देखो, WWW काली घटा अमर धन सक पण, WWW काली घटा अमर धन सक पण, 3 बार WW है।
जो कि वेबसाइट पे हम देखते हैं ना, www काली घटा अमर धन सक पण, इसके अंदर 9 रत्नों के नाम है। संक्षेप में देखो कैसे, W से बन जाएगा बेताल भट्ट, W से क्या बना वैसे बेताल भट्ट नंबर 1। दूसरे W से बन जाएगा वर रुचि, तीसरे W से बन जाएगा वराह मिहिर, और काली से बन जाएगा कालिदास, घटा से बन जाएगा घट कर पर, उसके बाद अमर से बन जाएगा अमर सिंह, उसके बाद में धन से बन जाएगा धनवंतरी, उसके बाद में सक से बन जाएगा सकु, और पण से बन जाएगा छह पणक। तो ये 9 तैयार कर सकते हो, www काली घटा अमर धन सक पण। देखो बेताल भट्ट वो जादूगर था, वरुचि था वो संस्कृत व्याकरण का विद्वान था, वराहमीर वो दार्शनिक था, ज्योतिषी था, कालिदास वो कवि था, घट कर पर था वो विद्वान था, अमर सिंह था वो कवि था, धनवंतरी वो चिकित्सक था, सक्कु वो गणितज्ञ था, छह पणक वो विद्वान था। कहने का मतलब कौन कौन सी विशेषता या कौन कौन सी उनके अंदर विशेषता थी, किस में वो पारंगत थे, विशेषज्ञ थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बेताल भट्ट वो जादूगर था, ये हमने देखा कई बार, विक्रमादित्य और बेताल की कई कथाएं भी आती है। उसके बाद में देखो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था, ऐसा माना जाता है। ब्राह्मण धर्म वो अपने चरम पे था उस समय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जानकारी के निम्न स्रोत है कि इसकी जानकारी हमें निम्न से प्राप्त होती है, जैसे कि उदयगिरी गुहालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी गुहालेख से होता है। दिग्विजयों का उल्लेख, मेहरौली स्तंभ लेख जो दिल्ली के अंदर बना हुआ है, मेहरौली स्तंभ लेख जो लोहे का है, संपूर्ण लोहे का है, उसके ऊपर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। और कहा भी जाता है कि यह लोहे का होने के कारण भी इसे जंग नहीं लगता, इतना मजबूत है मेहरौली स्तंभ लेख। और कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? दिल्ली में। उसके बाद में मथुरा स्तंभ लेख, उसके बाद में गढ़वा का प्रथम शिलालेख, उसके बाद में विलसड का स्तंभ लेख और सांची शिलालेख, और कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब इन सभी से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये उसके ऐतिहासिक स्रोत कहे जा सकते हैं। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, और वह फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी बोधि यात्री जिसको कहा जा सकता है फाहियान भारत आया था। याद रखना, फाहियान चीनी यात्री भारत किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। फाहियान एक चीनी बोधि यात्री था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कह सकते हो। तो फाहियान किसके शासनकाल, किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था। भारत आने वाला यह प्रथम चीनी यात्री था, यह भी याद रखना। वैसे तो आपने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेलुकस का जो राजदूत आया था मैकस्थनीज आया था, लेकिन वो यूनान का था, चीन का नहीं था। जबकि चीन का प्रथम अगर यात्री होगा तो फाहियान होगा, इसके बाद में हैंसोंग आएगा, उसके बाद में इत्सिंग आएगा, लेकिन पहला कौन है? फाहियान। याद रखना, फाहियान का अर्थ है धर्म का प्रकाश। फाहियान का अगर अर्थ लिया जाए, अर्थ निकाला जाए तो निकलता है धर्म का प्रकाश। फाहियान ने हो क्यों की पुस्तक भी लिखी थी। फाहियान की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हो क्यों की, उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मध्य देश को ब्राह्मणों का देश भी कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कला साहित्य स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ, इसलिए इसके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग या भारत का स्वर्णिम युग गोल्डन पीरियड जो कि स्वर्ण काल भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा विकास हुआ था, चाहे वो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिषी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अभूतपूर्व विकास हुआ जो कि आज तक न हुआ और उससे पहले भी नहीं हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था, ऐसा माना जाता है। तभी तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग, क्लासिकल युग, स्वर्ण काल कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसके बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य की जिसकी उपाधि धारण की थी, कुमारगुप्त प्रथम जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, वो शासक बनेगा जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य की। तो आज हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। तो इसमें एक तो महत्वपूर्ण याद रखना है, फाहियान पहला चीनी यात्री आया था, ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद में इसके नवरत्न, इसके जानकारी के स्रोत भी ध्यान में रखना, और कहां कहां विजय प्राप्त की, सकारी किसको कहा जाता है, उसके बाद में विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, इसके माता पिता पत्नी पुत्र के नाम भी थोड़े ध्यान में रखना, क्या होता है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन, दूसरी कौन सी थी, उज्जैन। ये हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैंने आपके साथ साझा की है। मेरा विश्वास होगा कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में गुप्त साम्राज्य के इतिहास का भाग 5 कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य के बारे में हम देखेंगे। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।